Namaste Gurukulians, hope you are doing fine at home. But today we are going to start chapter number 18 of class 11th biology, and the name of chapter is body fluids and circulation. Okay? This is the first video of this chapter, so that's why I have written part 1. So in this chapter, this is quite important chapter, and in NEET also around 2 to 3 questions may be asked from this chapter, so you have to pay attention. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक होगा कि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की या फ्लूइड्स की, बॉडी फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है. ठीक है. सो व्हाई वी आर इन ए नीड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और फ्लूइड्स. तो उससे पहले हम करते हैं कि हमारे अंदर तो फ्लूइड्स हैं, बट इन स्पंजेस एंड coelentrates they don't have any circulatory system, they don't have any specific fluid as circulatory fluid. क्यों ज़रूरत नहीं है उसके अंदर. सबसे पहली बात कि दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट. सो एज दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट, द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दे कैन बी रेडिली exchange through their body surface directly. So direct contact with environment and gases transport or exchange through body surface. इसलिए उनको किसी भी ऐसे फ्लूइड की रिक्वायरमेंट नहीं है जो गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे. जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, हमारे अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है. दैट हीमोग्लोबिन एज वेल एज प्लाज्मा बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम दे हैव वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम. और इसी सिस्टम के थ्रू वो क्या करते हैं, फॉर एक्सक्रीशन, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन of nutrients and gases दोनों. न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस. ठीक है. एक सिंपल सा पॉइंट है कि भाई जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है कि स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स के अंदर वो सिस्टम नहीं है जो एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. दीज आर रिलेटेड विद लोअर ग्रुप ऑर्गेनिजम्स. इन हायर ऑर्गेनिजम्स वी हैव प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ ए फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज ईदर ब्लड और lymph. So this is in lower organism. But in higher organism we have circulatory system, of fluids. Okay? And these fluids
may be blood and lymph. ठीक है, दिस टू टाइप ऑफ फ्लूइड। इसके अलावा और भी फ्लूइड्स होते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, पर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है दैट इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट इन रेफरेंस विद एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के रेफरेंस में ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए हम ब्लड और लिम्फ की ही बात करेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का रहने देंगे इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन आउटलाइन, द बेसिक आइडिया अबाउट दिस चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, ब्लड। सो ब्लड क्या है? ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड whose pH is 7.4. 7.4 means it is slightly basic या alkaline. So इसको हम क्या बोलेंगे? Slightly alkaline और बेसिक। तो ये चीज़ हमें पहले से पता होता है कि छोटी क्लासेज में भी पढ़ते हैं हम कि पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल बोलते हैं, 7 से ज़्यादा हो जाए तो आपका अल्कलाइन या बेसिक बोलते हैं, और 7 से नीचे हो जाए तो आपका एसिडिक होता है। सो ब्लड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, लिक्विड या फ्लूइड पार्ट, एंड सेकेंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। या फिर हम बोल सकते हैं इसको ब्लड सेल्स। सो प्लाज्मा इज अगेन मेड अप ऑफ, पहली बात जो प्लाज्मा है वो आपका कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? अराउंड 55% ऑफ टोटल ब्लड इज प्लाज्मा, while 45% of total blood volume is made up by formed elements, that is blood cell. So अब इस 55% जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा का अराउंड mainly it is made up of water. This is 90 to 92%. Second, blood proteins. This will constitute around 6 to 8% of total plasma volume, not blood volume. So जितना प्लाज्मा है उसका 90 से 92% वाटर और उसी का 6 to 8% ब्लड प्रोटीन्स। उसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आयंस हो गए आपके, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, उसके अलावा ग्लूकोज, हॉर्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सो दीज आर मेनली 3 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा विच इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, नाउ दिस ब्लड प्रोटीन इज फर्दर differentiated into 3 parts. The major 3 type of proteins are globulin,
एल्बुमिन एंड फिब्रिनोजन। जो ग्लोबुलिन होता है उसका फंक्शन होता है प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। ठीक है, और स्पेसिफिकली हम इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स IG। ठीक है, कैपिटल आई स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी जो है वो आगे जाके कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, IgA, IgM, IgG। ठीक है, तो अगर वो आप लिखोगे तो वो ऐसे लिखना होता है IgA कैपिटल, IgM, IgD। ठीक है, दीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन D। ठीक है, वो आगे टाइप आप दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे। सो ग्लोबुलिन जो है उसका मेनली फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए नाम भी है इम्यूनोग्लोबुलिन। एल्बुमिन जो है वो क्या करता है, मेंटेन्स ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। मतलब ब्लड के अंदर कितना पानी रहेगा, कितना पानी बाहर जाएगा, दैट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन विल बी मेंटेन्ड। ऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस होगी या एंड ऑस्मोसिस होगी, दैट विल बी मेंटेन्ड बाय एल्बुमिन प्रोटीन। सो ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। तीसरा है आपका फिब्रिनोजन। ये प्रोटीन इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। अब देखो प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन है तो आपका हेल्प करेगा ब्लड क्लोटिंग में, बट दिस इज एन इनएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, इसको एक्टिव करेगा एक दूसरा प्रोटीन, वो आप पढ़ोगे आप ब्लड कोएगुलेशन सेक्शन के अंदर। ठीक है, सो फिब्रिनोजन विच इज इनएक्टिव, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन एंड फिब्रिन इज एक्टिव प्रोटीन। तो ये अभी इनएक्टिव है। तो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे विच आर रिलेटेड विद ब्लड क्लोटिंग, दे विल बी ऑलवेज इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, जब वो एक्टिव फॉर्म में होंगे तभी वो ब्लड क्लोट करवा पाएंगे। So this was all about the plasma, that is liquid part. Now we are coming to formed element या blood cells. So blood cells जो हैं वो आपकी 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गई। फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स, और एरिथ्रोसाइट्स। सेकेंड इज वाइट ब्लड सेल्स, WBC, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते होंगे, और ल्यूकोसाइट्स, एंड थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, नाउ दिस वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज ग्रेनुलोसाइट्स। सो ग्रेनुलोसाइट्स वो हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं, हैव ग्रेन्यूल्स in cytoplasm. Second one is agranulocytes. A मतलब एब्सेंस, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं, सो इसमें लिख देंगे हम ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। ठीक है,
सो आरबीसी की कोई फर्दर डिफरेंशिएशन नहीं है, ब्लड प्लेटलेट की कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी जो है वो आगे फर्दर डिवाइड हुआ दो कैटेगरीज में, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के जो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे, फाइन पार्टिकल्स होंगे, और ए ग्रेनुलोसाइट्स में वो एब्सेंट होंगे। ए मीन्स एब्सेंट। नाउ ग्रेनुलोसाइट्स आर ऑफ फर्दर 3 टाइप्स: eosinophils, EOSINO, eosinophil, या फिर हम इसको दूसरा नाम दे देते हैं एसिडोफिल। ठीक है। सेकेंड इज बेसोफिल एंड थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। while A granulocytes are again divided into 2 categories. One is lymphocytes and another one is monocyte. अगर इसमें आपने थोड़ा सा और फर्दर डिफरेंशिएशन करना है लिम्फोसाइट को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप: बी लिम्फोसाइट, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, BLIM लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड टी लिम्फोसाइट। डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है। सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ ब्लड विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। तो ये वाला पार्ट जो है प्लाज्मा वो हमने ऑलरेडी यहीं पे कर लिया है। ठीक है, इसको और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम। अब हम आते हैं डायरेक्टली आपका इस वाले पार्ट पे। ठीक है, एक बार अपने दिमाग में रखो क्या क्या चीज़ हैं जो आपके ब्लड सेल्स हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुई: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी की कोई फर्दर डिफरेंशिएशन नहीं है। डब्ल्यूबीसी जो है डिवाइड हुआ 2 कैटेगरीज में, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। अगर प्रेजेंट हैं तो 3 कैटेगरीज: इओसिनोफिल या एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट्स इज डिवाइडेड इनटू लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कैन बी फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू बी एंड टी लिम्फोसाइट। आगे जाके आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे, 12th में जाके पढ़ोगे कि जो बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, वो आगे फिर दोबारा डिफरेंशिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो अभी हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे, वो आपका 12th का पार्ट होगा। ठीक है, आई होप ये आपके दिमाग में पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अब हमने क्या करना है, अब ये वाला पार्ट करना है। प्लाज्मा वाला पार्ट हम कर चुके ऑलरेडी यहीं पे। सो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गया, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा रह गया हमारा। अब देखो ये पॉइंट अगर हम नहीं भी करते तो भी हमारा इंक्लूड हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा में जो जो चीज़ उसके अंदर थी उसी से रिलेटेड उसका फंक्शन बता दो। 3 तो हमारे प्रोटीन वाले फंक्शन ही आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक क्या हो गया, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड मेंटेनेंस ऑफ
pH ऑफ ब्लड। सो ब्लड की pH किसकी वजह से होगी? ड्यू टू वेरियस आयंस विच आर प्रेजेंट विद इन द प्लाज्मा। तीसरा, अब जो 3 टाइप के प्रोटीन थे उनका फंक्शन लेते हैं। सबसे पहला था एल्बुमिन। एल्बुमिन का तो यहाँ लिख दिया हमने, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिब्रिनोजन के फंक्शन, तो हम यहाँ पे फिब्रिनोजन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन। कोएगुलेशन लिख लो या फिर क्लोटिंग लिख लो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ब्लड कोएगुलेशन बाय फिब्रिनोजन ऐसे लिख सकते हैं, बाय फिब्रिनोजन। प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, कौन प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी? अभी हमने प्रोटीन का बात करी थी जब, बाय ग्लोबुलिन्स, और स्पेसिफिकली पूरा नाम बोलेंगे तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और 5वां है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट? चाहे वो आपका हॉर्मोन्स हों या न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की ग्लैंड होती हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th में एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, या 10th में पढ़ा होगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? जिसकी खुद की अपनी डक्ट होती है, और एंडोक्राइन वो होती हैं जिसकी खुद की डक्ट नहीं होती। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स विल डायरेक्टली पोर देयर हॉर्मोन्स इनटू ब्लड। तो ब्लड के किस पार्ट में जाएंगी? वो प्लाज्मा पार्ट में ही जाएंगी, आरबीसी के अंदर तो नहीं घुसेंगे हार्मोन। सो दोज हॉर्मोन्स विल बी, हॉर्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स दे विल बी इन प्लाज्मा पार्ट ऑफ ब्लड, और यहाँ से वो ब्लड जो सर्कुलेट होगा वो फिर पूरी बॉडी के अंदर आपकी सर्कुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स होगा। ठीक है। एक पॉइंट और कि जो ब्लड है हमारा, अगर ब्लड को हम सिंपली लिखें तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मा प्लस सेल्स। सेल्स कौन से? तीनों टाइप के सेल जो हैं। प्लाज्मा हम क्या लिख सकते हैं? प्लाज्मा इज इक्वल टू वाटर प्लस प्रोटीन्स प्लस क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर मतलब प्रोटीन्स की बात हो रही है, ठीक है, जैसे फिब्रिनोजन वगैरह हो गया, हेपेरिन वगैरह हो गया, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर्स लाइक HEPARIN। हेपेरिन क्या है? इसको हम बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट ये हमारी बॉडी के अंदर हरदम प्रेजेंट होता है। जब तक हेपेरिन प्रेजेंट होगा हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, और इसलिए जो ब्लड है दैट विल बी इन फ्लूइड फॉर्म एंड इट विल सर्कुलेट विद इन द बॉडी, ठीक है। फिर आ जाती है टर्म सीरम। क्या होता है? सो सीरम क्या है? दिस इज प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स। तो सीरम के अंदर सिर्फ क्या है? ना तो इसके अंदर सेल्स हैं, क्योंकि सेल्स तो हमने लिखा नहीं, हमने लिखा सिर्फ प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से भी कुछ चीज़ हमने हटा दी। सो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम, ठीक है। तो कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सीरम क्या होता है या प्लाज्मा। तो नीट में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इसमें हम लिक्विड पार्ट में से अगर क्लोटिंग फैक्टर हटा दें तो वो क्या बचा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है।
चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में सबसे पहला पार्ट करते हैं हम एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, फटाफट थोड़े से पॉइंट लेके चलेंगे इसके मेन। एरिथ्रोसाइट्स को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। सिंथेसिस कहाँ होती है इसकी? आरबीसी। सो सिंथेसिस या फॉर्मेशन जो आरबीसी की है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, अगर वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है देन इट विल बी डन बाय योग सैक। ठीक है, योग सैक आप ये चीज़ पढ़ोगे आप 12th में जाके चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, एनिमल रिप्रोडक्शन में। सो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में योग सैक से, लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब अभी तक बर्थ नहीं हुआ बच्चे का, दिस विल बी डन बाय लीवर। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द व्हेन द चाइल्ड इज इन वूम ऑफ द मदर, एट दैट टाइम द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी विल टेक प्लेस इन विच ऑर्गन? आंसर इज लीवर। और आफ्टर बर्थ इट विल अक्कर इन रेड बोन मैरो। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो है आपका जो हमारी बोन होती है, बोन के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वेस्कुलर होता है। ठीक है, तो उस एरिया को बोलते हैं हम बोन मैरो। बोन मैरो जनरली आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, या तो आपकी थाई बोन या फिर ये वाली बोन, ह्यूमरस एंड फीमर। ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स का जो सेंट्रल पार्ट होगा वो आपका बोन मैरो होता है। सो यहाँ 3 डिफरेंट साइट्स हैं आपकी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस। देखो एरिथ्रो, हमने एरिथ्रोसाइट लिखा, एरिथ्रो सेम टू सेम आ गया। पोइसिस वर्ड मोस्टली जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होता है जेनेसिस या सिंथेसिस, मतलब एरिथ्रोसाइट को बनाने वाली प्रोसेस। ठीक है, पोइसिस मतलब सिंथेसिस। यहाँ पे लिख देता हूँ पोइसिस, सिंथेसिस। थर्ड पॉइंट के फॉर्म में लिख देते हैं 1 2 3। जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन 120 डेज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, आरबीसी का जो शेप होगी दैट इज बाइकनकेव और डिस्क और डंबल शेप। मतलब अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पे बीच में थोड़ी सी डिप्रेशन है, ये दिस इज डिप्रेशन। ठीक है, जैसे आपकी एप्पल लीवे होती है, एप्पल लीवे का जब हम रैपर हटाते हैं उसके अंदर 10 गोलियां निकलती हैं। सो एप्पल लीवे का जो स्ट्रक्चर होता है बाहर से थोड़ा सा उठा हुआ और अंदर से थोड़ी सी कैविटी होती है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बाइकनकेव। और अगर इसी को हम थोड़ा साइड से देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगी वो? ठीक है, तो उसी टॉफी को अगर हम साइड से देखें तो वो बीच में दोनों साइड डिप्रेशन है और साइड में से एलिवेशन है। तो ये है आपका बाइकनकेव, ये है आपका डंबल शेप। ये साइड व्यू है, ये सरफेस व्यू है।
नेक्स्ट पॉइंट, RBC हैव हीमोग्लोबिन, HB शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। HB क्या है? इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन हो या CO2 हो, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये हमने अभी लास्ट चैप्टर में ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट, जब बहुत सारी आपकी RBCs एक के ऊपर दूसरी स्टैक कर जाए, ठीक है, पाइल अप हो जाए, जैसे मान लो आपके घर में प्लेट्स हैं तो एक के प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, ऐसे पाइल अप अगर बना दें हम तो उस चीज़ को बोलते हैं हम रॉयलॉक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टैक और पाइल अप ऑफ RBCs फॉर्म रॉयलॉक्स, ठीक है। तो ये क्या है? सिंपल आपकी, ये एक RBC थी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, दिस इज रॉयलॉक्स, ठीक है। ये जो है ये ना WBC बनाती है ना प्लेटलेट बनाती है। दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड ओनली इन RBCs। सो द नंबर या काउंट, RBC काउंट, RBC काउंट इन नॉर्मल मेल, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। मेल के अंदर होता है ये 5 से लेके 5.5 मिलियन, ठीक है, पर mm³, ठीक है। 1 मिलीमीटर क्यूब में 50 लाख से 55 लाख, ठीक है। 1 लाख 1 मिलियन जो होती है वो आपकी 10 लाख होती है, तो 50 लाख से लेके 55 लाख तक होता है RBC का काउंट मेल में। बट फीमेल में होता है ये अराउंड 4 to 4.5 मिलियन पर mm³, ठीक है। फीमेल में हरदम कम होता है, मेल में ज़्यादा होगा। तो जब एक टोटली हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका हीमोग्लोबिन का कंटेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ये वाला पॉइंट, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है HB कंटेंट, वो होता है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो मोस्टली आपने गांव के अंदर सुना होगा, लोग ये बोलते हैं कि जब इसको डेंगू हुआ तो इसका जो ब्लड था वो 4 ग्राम रह गया, या प्रेग्नेंट लेडी जो है उसकी लेबर जो पेन है उससे पहले, जस्ट पहले वो बोल रहे हैं कि भाई जो आपका ब्लड है वो 4 ग्राम रह गया, 5 ग्राम रह गया। तो एक्चुअली वो ब्लड नहीं होता 4-5 ग्राम, वो होता है आपका हीमोग्लोबिन की बात करते हैं वो, ठीक है। सो ब्लड का जो कंटेंट है दैट विल बी ऑलमोस्ट 5.5 लीटर इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन हुज वेट इज़ अराउंड 70 kg, ठीक है। तो 70 किलो के आदमी में 5-5.5 लीटर के अराउंड जो ब्लड होता है, ठीक है। तो उस ब्लड के 100 ml में से आप देखेंगे तो कंटेंट हीमोग्लोबिन का मिलेगा आपको 12 से 16, ठीक है। ये अगेन फिर दोबारा मेल के अंदर ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर कम होता है। अगर यहीं पे आपने करना हो तो मेल के अंदर नॉर्मली ये रेंज होती है आपकी 14 से 15 और फीमेल में होती है ये 12 से 13, ठीक है। फीमेल में HB काउंट कम,
कंटेंट और जो मेल में है वो हरदम ज़्यादा। फिर जो ये आपकी आरबीसी है, जब इसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी डिसइंटीग्रेशन भी होगी। ठीक है, तो आरबीसी डिसइंटीग्रेशन, अब आरबीसी है तो उसके ऊपर क्या, एक तो उसकी मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, इसके अंदर कोई वो तो होता नहीं है आपका, कोई भी सेलुलर ऑर्गेनली तो होता नहीं है, ना न्यूक्लियस होता है। तो 9th पॉइंट यहाँ पे हम बना ही सकते हैं, दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस सिर्फ किस में होता है, कैमल के अंदर होता है। ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड होगा हमारे अंदर, उसके अंदर न्यूक्लिएटेड होता है। सो नॉन न्यूक्लिएटेड, या इसको बोल सकते हैं हम ई न्यूक्लिएटेड, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ साथ इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें भी एब्सेंट हैं। ठीक है, चाहे वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो गोल्जी बॉडी है। तो ये क्या है, एक एडेप्टेशन है टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है। तो जब कोई आरबीसी जो है वो लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको डिसइंटीग्रेट करना है हमने। तो जब उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी तो क्या होगा, सबसे पहले उसका जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन सबसे पहले लीवर के अंदर, लीवर क्या करेगा, लीवर के अंदर होती हैं कफर सेल्स। कफर सेल्स, सो कफर सेल्स क्या करेंगी, इसको जो डेब्रिस होगा, डेब्रिस मान लो, इस पॉइंट को थोड़ा सा स्पेस लेगा ये, तो मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ। यहाँ पे अलग से कॉलम बना दिया। ठीक है, सो आरबीसी जब टूटेगी तो सबसे पहले तो उसका हीमोग्लोबिन जो है वो टूट जाएगा। हीमोग्लोबिन में से क्या निकलेगा, Fe आयन। Fe आयन जो है, दीज विल बी ट्रांसपोर्टेड टू बोन मैरो, ताकि ये दोबारा Fe जो है आपका हीम ग्रुप जो है ब्लड का, वो आपका दोबारा यूटिलाइज हो जाए नई आरबीसी बनाने में, क्योंकि बोन मैरो में ही बननी है आपकी आरबीसी। ठीक है, एडल्ट स्टेज में। तो एचबी का तो हो गया रिसाइकलिंग। अब एचबी निकलने के बाद मेम्ब्रेन, यहाँ पे सारा प्लाज्मा था, प्लाज्मा में आरबीसी भी थी, एचबी भी था, एचबी का यूटिलाइजेशन हो गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी जितनी चीज़ बच गई, एचबी तो जा चुका ऑलरेडी, जितनी भी चीज़ बच गई, चाहे वो आपका प्लाज्मा है, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हैं, या आपकी ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ये सारी की सारी सेल्स क्या होंगी, दीज विल बी कॉल्ड एज डेब्रिस। तो जो लीवर के अंदर जो कफर सेल्स हैं, दे विल डाइजेस्ट डेब्रिस, डेब्रिस डाइजेशन ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये भी ख़त्म हो गया। अब बच गई क्या, सिर्फ मेम्ब्रेन बच गई। तो अब बची आरबीसी मेम्ब्रेन। अब ये जाएगी आपकी स्प्लीन के पास। ठीक है, तो स्प्लीन क्या करेगी, इस मेम्ब्रेन को तोड़ के इसके जो कंपोनेंट्स है उसको रीयूटिलाइज करवाएगी। तो अल्टीमेटली हम स्प्लीन को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। ठीक है, कब्र। तो आरबीसी की कब्र कहाँ खुदी, स्प्लीन के अंदर। नो डाउट उसका मैक्सिमम जो आपका डिसइंटीग्रेशन वाला पार्ट था वो या तो लीवर में हो चुका है, लीवर के अंदर हो चुका है, बस यहाँ पे सिर्फ स्प्लीन की डिसइंटीग्रेशन होनी थी। तो जो फाइनल स्टेप जहाँ पे हुआ स्प्लीन के अंदर, उसी को हमने अल्टीमेटली बोला ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। उससे पहले का काम लीवर ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था, पर हम उसको नहीं बोल रहे, हम किसको बोल रहे हैं,
स्प्लीन को। जिन लोगों के अंदर स्प्लीन डैमेज हो जाए, नॉन फंक्शनल हो जाए या उसका इनइफेक्टिव हो जाए वो, तो दिस फंक्शन विल बी ओवरटेकन बाय लीवर। ठीक है। और जो स्प्लीन है उसका कलर बिल्कुल आपका डार्क रेड होता है, रेडिश ब्राउन। वो इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी की वहाँ पे डेथ हो रही है, तो हम उससे इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी। ये टॉपिक बड़ा छोटा है पर टाइम लेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं हम ल्यूकोसाइट्स या WBCs। ठीक है। सबसे पहले ये कलर्ड होंगी या नहीं होंगी? ये कलर्ड नहीं होंगी। आरबीसी कलर्ड थी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, तो दीज आर कलरलेस। पहला पॉइंट। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर देते हैं। शेप जो होगी इसकी वो चेंज होगी। ठीक है, चलो उस पॉइंट को अलग बनाएंगे। कलरलेस है, शेप नॉर्मली ओवल बट चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, चेंज होती रहती है। ठीक है, अमीबा की तरह। थर्ड पॉइंट, जो WBC है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है और सबसे ज़्यादा मोटाइल है। वो ये पॉइंट इसमें लिख देता हूँ स्पेस बचाने के लिए। मोस्ट एक्टिव यहाँ पे लिख देंगे। तीसरा मोस्ट मोटाइल, मतलब ये मूव कर सकती है। ठीक है, और इसी वजह से ये मूव कैसे कर सकती है? बिकॉज ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड, अमीबा वाला अमीबॉइड मूवमेंट कॉल्ड डायपेडेसिस। सो अमीबॉइड मूवमेंट एक्चुअली क्या है कि मान लो ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर ये छोटा सा होल है यहाँ पे। ठीक है, नो डाउट WBC का जो साइज होता है वो RBC से बड़ा होता है, पर फिर भी RBC जो है वो यहाँ से पेनिट्रेट नहीं कर पाती इस होल में से, जबकि WBC पेनिट्रेट कर जाती है बिकॉज ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड के अमीबा का आपको पता है कि कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, कहीं से भी चेंज कर लेगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इतना सा ये होल है ये, और सेल इतनी बड़ी थी आपकी, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले ये इतना सा पार्ट इसके अंदर ऐसे घुसाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी सी देर के बाद क्या होगा? ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका होगा। ठीक है, तीसरी स्टेज में यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा रह गया स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आ गया। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा? कंप्लीटली ये WBC बिल्कुल बाहर आ गई। सो द लीकिंग आउट ऑफ WBC थ्रू अमीबॉइड मूवमेंट फ्रॉम द होल्स ऑफ ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड एज डायपेडेसिस। ठीक है, इसकी लाइन आप खुद लिख लेना। यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी सी, मैंने आपको बता दिया ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, फिर WBC काउंट।
WBC काउंट होता है हमारे अंदर ऑलमोस्ट 6000 to 8000 पर mm³। देखो उससे तो बहुत कम है RBC से। RBC में 50 लाख था, यहाँ पे सिर्फ 6000 से 8000 पर mm³। लाइफ स्पैन को मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूँगा, जब इसका मैं डिटेल में जाऊँगा 5 डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। फंक्शन मेनली WBC का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय दिस। लाइफ स्पैन वेरीज, बस मैं इतना लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे वेरी करेगा, डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग बात होएगी उसकी, ठीक है। और कोई पॉइंट इसका, मेरे ख्याल से और तो नहीं है ल्यूकोसाइट में। सो अब हाँ, इसका एक मेन पॉइंट कि ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। RBC में न्यूक्लियस नहीं था, इसलिए इसको हम लिखेंगे न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब वो न्यूक्लियस जो है वो लोब्ड न्यूक्लियस हो सकता है। लोब्ड मतलब अभी मैं स्ट्रक्चर वाइज बताऊंगा उसको, ठीक है। तो न्यूक्लिएटेड होता है WBC। तो ये तो हो गए उसके जनरल पॉइंट। अब जो हमने डिवीजन किया था WBC का in 2 categories on the basis of presence of granules, तो वो था आपका ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। सो सबसे पहले लिख लेते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, यहाँ ग्रेनुलोसाइट्स में नहीं, ए ग्रेनुलोसाइट्स में 2 कैटेगरीज थी आपकी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। परसेंटेज ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल WBC। तो सबसे पहला पॉइंट हम करेंगे कि जो टोटल WBC थी उसका कितना परसेंट ये बनाते हैं, ठीक है। सबसे मेजर पार्ट जो है वो बनाएगा आपका न्यूट्रोफिल्स, कि जैसे मान लो मैंने बोल दिया न्यूट्रोफिल्स आर अराउंड 60 to 65% ऑफ टोटल WBC, कि अगर 100 WBC हैं तो उसमें से 60 से 65 तो आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही होती हैं आपकी। इओसिनोफिल जो होती हैं वो आपकी 2 to 3% होती हैं। बेसोफिल आपकी 0.5 से लेके 1% तक, ठीक है। लिम्फोसाइट्स आपकी 20 से 23% और मोनोसाइट्स हैं आपकी 6 to 8%। तो अब नीट में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो टोटल
ल्यूकोसाइट है आपकी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है? आपने आंसर देना है न्यूट्रोफिल की, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा और घुमाए कि ग्रेनुलोसाइट में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो भी अगर वो बोले ए ग्रेनुलोसाइट में किसकी ज़्यादा होती है, तो आपने बोलना है लिम्फोसाइट। तो इस टेबल को अगर ध्यान रखोगे आप तो इजीली क्रैक कर जाओगे ये वाले पॉइंट्स। सेकंड, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो है वो जो आपके ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनका ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज होता है। तो तीनों के लिए सेम लिख देंगे हम। वैसे 7 to 8 आवर्स इन ब्लड होता है, 7 to 8 आवर्स इन ब्लड एंड 4 to 5 डेज इन टिश्यूज। तो नॉर्मल सी रेंज लेके चलेंगे 4 से 5 दिन। तो यहाँ पे भी क्या है 4 to 5 डेज, 4 to 5 डेज। लिम्फोसाइट की जो है वो बहुत वेरी करती है। सो इट मे वेरी फ्रॉम सम डेज टू इवन सम ईयर्स, बहुत वेरी करती है। मोनोसाइट ये होती है आपकी 18 से 20 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन। फंक्शन से पहले एक पॉइंट और लिखते हैं। अब हमने बात करी थी कि भाई जो ग्रेनुलोसाइट्स था उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस तो सब में ही होगा क्योंकि ये सारे के सारे WBC हैं। तो शेप ऑफ न्यूक्लियस, इसके न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो न्यूक्लियस का शेप होगा वो मल्टी लोब होता है। जैसे मान लो अगर मैं ये न्यूक्लियस बना दूं, ठीक है, तो इसकी बजाय ये न्यूक्लियस ऐसा है आपका, और ये है आपकी पूरी न्यूट्रोफिल, ठीक है। सो न्यूट्रोफिल में ये आपका क्या बन गया, न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेस कम रह जाएगा भाई फिर दोबारा, चलो, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। इओसिनोफिल जो है वो होती है आपकी बाइलोब, और इसका जो शेप होती है वो ऐसी होती है जैसे हम वो हेडफोन लगाते हैं ऊपर, तो उसके दो यहाँ पे बड़े बड़े राउंड स्ट्रक्चर होता है, बीच में एक आर्क होती है। सेम ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि ये पूरी इओसिनोफिल है, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस बाइलोब्ड। यहाँ पे हम ग्रेन्यूल्स दिखा सकते हैं साइटोप्लाज्म में, इसमें भी दिखा सकते हैं। टाइम नहीं है हमारे पास इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सो दिस इज बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बेसोफिल, बेसोफिल का कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा। इसके बारे में एक्चुअली में लिखा नहीं होता ये बाइलोब है या कितना लोब है, ठीक है। अब आगे आपका लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये सिंपल है बिल्कुल, जो आपकी सेल की शेप है वैसे ही आपकी न्यूक्लियस की शेप है।
This is nucleus. Round or oval shaped. यहाँ पे भी सेम राउंड या ओवल शेप न्यूक्लियस. अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, फंक्शन. फंक्शन से भी पहले एक पॉइंट और आ गया, ये आपका छोटा पड़ जाएगा. चलो फिर भी ट्राई करते हैं. जो आपकी न्यूट्रोफिल है, ये नाम से पता चल रहा है, ये ऐसी सेल्स हैं विच कैन बी स्टेन्ड बोथ बाय एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाई. ठीक है, स्टेन्ड विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइज. ठीक है, और वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स. ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं डाई को. ठीक है, स्टेनिंग. जो इओसिनोफिल है, इट इज स्टेन्ड विद एसिडिक डाई और उसका नाम है इओसिन डाई. ठीक है, तीसरा, इट इज स्टेन्ड विद बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू. इन दोनों में लिख देंगे हम नो स्टेनिंग, नो स्टेनिंग. ठीक है बेटा, तो टोटल आपके 4 पॉइंट्स हो गए. मैं ऊपर वाले 2 पॉइंट्स को मिटा रहा हूं क्योंकि फंक्शन वाला पॉइंट अभी हमने लिखना है इसके अंदर. फंक्शन. ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं दे आर फैगोसिटिक. फैगोसिटिक इन नेचर. अब फैगोसिटिक क्या होता है? फैगोसिटिक मतलब किसी भी चीज़ को, बाहरी चीज़ को एनगल्फ कर जाना, ईट आउट कर जाना. ठीक है, मतलब एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स. और फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया. सेकंड, इओसिनोफिल. इसमें लिखेंगे हम दिस विल एक्ट लाइक लाइसोसोम. लाइसोसोम आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा. ठीक है, सेल वाले चैप्टर में. लाइसोसोम क्या करता है? उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और वो जिस भी सेल के साथ जहाँ पे जाके लगेगा अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ देता है वहाँ पे, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्ट कर जाते हैं उस ऑर्गेनेली को. तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा? इओसिनोफिल उस सेल के पास जाएगा, बैक्टीरिया या वायरस की जो सेल होगी उसके पास जाके अपने लाइसोजाइम, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो रिलीज कर देगा और वो उसको किल कर देंगे. सो एक्ट लाइक लाइसोजाइम बाय सिक्रेटिंग लाइसोजाइम. एंजाइम का नाम है ये लाइसोजाइम ऑन बैक्टीरिया एंड किल देम.
दूसरा इसका रोल है एलर्जिक रिएक्शंस में भी, एलर्जिक रिएक्शंस। जब भी किसी पेशेंट के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है उस टाइम पे इओसिनोफिल का नंबर हरदम उसके अंदर बड़ा मिलेगा, इंक्रीज हुआ मिलेगा, ठीक है। सो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा बहुत इसका रोल है आपका ब्लड क्लॉटिंग में भी, रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। थर्ड इज बेसोफिल। बेसोफिल secretes serotonin and histamine, which induces inflammatory reactions। इन्फ्लेमेशन क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है, आपको चोट लगती है, वहाँ पे जलन होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, ये तीनों जहाँ पे भी सिम्टम्स मिलेंगे उन कॉमन प्रोसेस को हमने बोल दिया इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज या रिएक्शंस। तो वो किसकी वजह से हो रही हैं? आपकी बेसोफिल्स की वजह से। लिम्फोसाइट हेल्प्स इन providing immunity, ठीक है। अब वो इम्यूनिटी जो है वो डायरेक्टली एंटीबॉडीज बना के भी दे सकता है या फिर वो डायरेक्टली किसी को किल करके भी हो सकता है। तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी बाय सिक्रीटिंग antibodies। Now next is monocyte। मोनोसाइट भी क्या है? फैगोसिटिक इन नेचर। अब देखो ना तो ये फैगोसिटिक है, ना ये फैगोसिटिक है और ना ही ये फैगोसिटिक है। तो कई बार नीट में ये भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ दीज 5 विच आर ऑफ फैगोसिटिक नेचर, ठीक है। या फिर आपको 4 नाम दे देंगे, ये स्टार्टिंग के 4 दे दिए मान लो, इसमें से पूछेंगे फैगोसिटिक किसका है, तो आपने बोला न्यूट्रोफिल। अगर ये लास्ट के 4 दिए होंगे तो इसमें फैगोसिटिक किसका है? मोनोसाइट, ठीक है। सो दिस इज फैगोसिटिक इन नेचर एंड व्हेन मोनोसाइट मैच्योर्स they are called as मैक्रोफाज या मैक्रोफेज भी बोल देते हैं, मैं इसको मैक्रोफाज बोलता हूँ, ठीक है। सो मैक्रोफाज या मोनोसाइट एक ही चीज़ है। जब मोनोसाइट मैच्योर हो जाती है तो हम उसको मैक्रोफाज बोल देते हैं। और तो मैक्रोफाज का भी काम कैसा होगा? फैगोसिटिक नेचर का होगा कि जहाँ पे भी आपकी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, तो आपका मैक्रोफाज जो हो फैगोसिटिक एक्टिविटी के थ्रू उसको किल करेगा या वहाँ से रिमूव करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट WBC। ये जो आपका मैंने डिफरेंस लिखवाया है, इस डिफरेंस को ध्यान से नोट कर लेना। किसी भी बुक में आपका ये डिफरेंस ऐसा मिलने वाला नहीं है। Now we are moving to third category, that is platelets, blood platelets। तो इसका फर्स्ट पॉइंट, ये भी कलरलेस है, शेप होगी इसकी
राउंड या ओवल या इर्रेगुलर भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर शेप। सेकेंड पॉइंट, ब्लड प्लेटलेट का जो नंबर होता है वो होगा, नंबर इज 1,50,000 से 3 लाख पर mm³। ठीक है बेटा, तो इसका नंबर आरबीसी से कम है पर डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा है। थर्ड, ब्लड प्लेटलेट्स को ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं वो बनाने वाली प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंड फॉर्मेशन इज कॉल्ड, हमने एरिथ्रोसाइट्स के लिए एरिथ्रोपोइसिस बोला था, तो थ्रोम्बोसाइट्स के लिए थ्रोम्बोपोइसिस। अगर ल्यूकोसाइट्स के लिए था तो ल्यूकोपोइसिस। फोर्थ, लाइफ स्पैन is around 10 to 12 days, I think. 1 minute. हाँ, 7 to 12 days. फंक्शन सिंपल है, हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन। जो डेंगू वगैरह होता है उसमें आपने सुना होगा कि ब्लड प्लेटलेट जो है वो काउंट कम हो जाता है, या सिंपली लोग बोलते हैं कि इसकी प्लेट्स कम हो गई, तो वो एक्चुअली में प्लेट की बात नहीं कर रहे। प्लेट मतलब प्लेटलेट, तो जनरली लोग उसको प्लेट बोल देते हैं पूरा नाम लेने की बजाय। तो प्लेटलेट काउंट हरदम कम हो जाता है। दूसरा, प्लेटलेट काउंट अगर कम होगा तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर प्लेटलेट काउंट ज़्यादा हो जाए तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो ज़्यादा थिक होगा, और थिक होगा तो उसको ट्रैवल करने में उतना ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा हार्ट को। ठीक है, और हार्ट को अगर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा तो उसकी जो मसल्स हैं वो डैमेज होंगी। ठीक है, आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड प्लेटलेट। तो एक पॉइंट और, दीज आर ऑल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड। देखो, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड थी, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड थी, ये नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, पर डिफरेंस कहाँ पे आएगा? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, पर उसके साथ साथ उसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया था ना गोल्जी बॉडी थी, पर यहाँ पे वो चीज़ है। ठीक है, बट इट हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, फिलामेंट्स, एडीपी एक्सेट्रा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन न्यूक्लिएटेड है पर इसके अंदर बाकी चीज़ें हैं। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं था और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी नहीं थी। ठीक है, वो क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट करना था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड प्लेटलेट। अब आपका टॉपिक बचता है डिफरेंस बिटवीन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट।
आई थिंक चैप्टर बहुत बड़ा हो गया होगा वीडियो। ओहो, ऑलरेडी वीडियो जो है आपकी 1 घंटा 10 मिनट की हो चुकी है। तो डिफरेंस जो है हम वो नेक्स्ट चलो अभी करते हैं, नहीं तो फिर टॉपिक दोबारा टाइम लगेगा। थोड़ा फास्ट करेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सबसे पहला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। इसको ल्यूकोसाइट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स। सेकेंड पॉइंट, शेप। आरबीसी की शेप बाइकनकेव और डिस्क। इसकी ओवल और राउंड। इसकी इर्रेगुलर। अभी किए हमने सारे पॉइंट, ठीक है। थर्ड, अब आ जाते हैं नंबर पे, नहीं चलो न्यूक्लियस पे। यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट। फोर्थ पॉइंट, नंबर कितना है? आरबीसी 5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³। डब्ल्यूबीसी का कितना था? सिर्फ 6000 से 8000, ठीक है, पर mm³। यहाँ 1,50,000 से लेके 3 लाख तक पर mm³। क्यूबिक मिलीमीटर बोल दो या पर mm³ बोल दो, एक ही बात है। लाइफ स्पैन 120 डेज। इसमें लिख देंगे वेरीज फ्रॉम few hours to days। वो पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप लिख सकते हैं, सबका अलग अलग। इसका होता है आपका 7 to 12 डेज। फंक्शन नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके अंदर है। यहाँ पे HB एब्सेंट, HB एब्सेंट। अब इनके फंक्शन वाइज आ जाओ डिफरेंस। आरबीसी का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। यहाँ पे प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। देखो, जब भी कोई पेशेंट, आपने देखा होगा कि डॉक्टर, जब भी आप बीमार होते हो डॉक्टर बोलता है कि भाई ब्लड टेस्ट करवा के आओ। तो ब्लड टेस्ट करवाते टाइम अगर WBC काउंट बढ़ गया आपका, तो मतलब आपके अंदर, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। उसी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ WBC आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तीसरा है इसका फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग। बहुत सारी आरबीसी एक दूसरे के ऊपर ऐसे पाइलअप करने के बाद क्या बन गया था, रोलियोक्स बन गया था। सो आरबीसीज फॉर्म रोलियोक्स, यहाँ पे लिखोगे डू नॉट फॉर्म, यहाँ पे भी डू नॉट फॉर्म। एक आधा पॉइंट और देखते हैं, कुछ रह गया होगा तो। बस ऑलमोस्ट डन है। एक पॉइंट है, आरबीसीज जो है उसके अंदर मोटाइल हैं वो नहीं हैं। तो डब्ल्यूबीसी का पॉइंट था यहाँ पे कि वो डायपिडेसिस के थ्रू लीक आउट कर सकती हैं, पर ये और प्लेटलेट नहीं कर सकती। तो इसमें लिख सकते हैं हम डू नॉट हैव अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड BOID मूवमेंट, इसमें लिखेंगे शो अमीबॉइड मूवमेंट। इसमें लिखेंगे डू नॉट शो। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस। चलो एक डिफरेंस और बना देते हैं, पॉइंट्स याद आते ही रहते हैं आपको। देखो हमने फॉर्मेशन से रिलेटेड बताया था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट जो है उसकी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं। आरबीसी की फॉर्मेशन को बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं इसको, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ होती है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया था पहले ही। यहाँ पे क्या बोलोगे उसको, ल्यूकोपोइसिस, और इसको थ्रोम्बोपोइसिस। अगर इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और बनाना है तो फिर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ होती है उसकी लोकेशन बता दो। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जनरली मैच्योर पर्सन के अंदर बात करेंगे, इन बोन मैरो, रेड बोन मैरो स्पेसिफिकली। यहाँ पे बोन मैरो प्लस लिम्फ नोड्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और ये आपकी बोन मैरो। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंस बिटवीन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो गया है, ठीक है, पर टॉपिक्स सारे इंटरकनेक्टेड थे। अगर हम एक ही दिन में नहीं करते तो शायद आपको फिर कल दोबारा उतना ही हमें फोकस करना पड़ता। तो जो जो हमने पढ़ा वही पॉइंट्स याद रख के हमने यहाँ पे डिफरेंसेस बना दिए। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर थोड़ा समझ में आया होगा। इजी है, आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो, पर थोड़ा सा डेप्थ के अंदर है। ठीक है, स्पेसिफिकली आप ध्यान देना, आप वो जो 5 डिफरेंट टाइप की डब्ल्यूबीसी थी उसकी टेबल जो बनवाई थी मैंने, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। तो जब तक आपकी नेक्स्ट वीडियो बनती है तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।